जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे और आप अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा इतिहास का एक टॉपिक बनता है गुप्त साम्राज्य। तो आज हम जानेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में कि मौर्य काल के बाद से बहुत सारे साम्राज्य आए लेकिन उतनी उन्नति नहीं प्राप्त कर पाए जिस तरह से मौर्य साम्राज्य अपना साम्राज्य स्थापित कर पाया था, वर्चस्व स्थापित कर पाया था। लेकिन उसके इन कुछ समय के पश्चात यानी कुछ वर्षों के पश्चात एक वंश का उदय हुआ। अब वो वंश आप सभी को पता होगा जिसे हम लोग कहते हैं गुप्त साम्राज्य। ये था क्या, मतलब कौन सा वंश था, इसमें कितने राजा है, कौन राजाओं ने क्या किया, ठीक है, कैसे ये साम्राज्य समाज के सामने एकदम विकसित हो गया और भी समाज है वो विकसित नहीं हुए, ये समाज क्यों आगे हो गया और बाकी समाज कैसे नीचे हो गए, ये समाज तरक्की कैसे करने गए, इस समाज में कैसे कोई डेवलपमेंट आई, कैसे इसका नाम प्रसिद्ध हो गया। तो चलिए हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे ये गुप्त साम्राज्य की स्टार्टिंग कैसे हुई, मतलब गुप्त साम्राज्य आखिर जन्म लिया तो कहां से लिया, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हो गई, ये कैसे निर्माण हुआ, इसका ये साम्राज्य कैसे बना। तो चलिए इसके पहले हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर गुप्त एम्पायर, ठीक है, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य, ठीक है। अब गुप्त साम्राज्य में आप सभी सोचने का प्रयास करेंगे कि उस समय क्या था, जिस वक्त गुप्त साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं उस समय यानी कब, तीसरी शताब्दी जब चल रही थी, तीसरी शताब्दी का क्या होने वाला था, अंत होने वाला था। अब तीसरी शताब्दी का क्या होने वाला था, अंत होने वाला था। अब मतलब अब तीसरी शताब्दी अब अपने अंतिम कगार पर चलने वाली थी, मतलब अब तीसरी शताब्दी धीरे धीरे क्या हो रही थी, दिन प्रतिदिन खत्म होने के कगार पर आ रही थी। तो उसी दौरान उस समय एक शासन चलता था, एक था कुषाण का शासन काल, ठीक है, और एक चलता था शक का, ठीक है। तो आधा भाग में कौन, भारत के आधा हिस्सों में कौन रखता था, कुषाण था, यानी ऊपरी क्षेत्रों में कुषाण था और नीचे के क्षेत्रों में ज्यादातर कौन रहता था, शक वंश रहता था। यानी भारत के अगर बांटा जाए तो भारत के आधा भाग पर कुषाण थे और नीचे कौन थे, शकों का राज्य चलता था। तो कुषाण के ही अंतर्गत मानिए जो कुषाण राज्य कर रहे थे, कुषाण जो राज्य कर रहे थे, अपनी प्रजा को चला रहे थे, इन्हीं ये कुषाण क्या करते थे, जब बड़े बड़े राज्यों को जीत लेते थे, बड़े बड़े प्रदेशों को जीत लेते थे, तो हर जगह एक राजा शासन तो नहीं कर सकता, हर जगह राजा तो जा नहीं सकता, हर जगह राजा अपनी प्रणाली पकड़ा नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं, जो कुषाण जो होते हैं अपने नीचे छोटे छोटे राजा को स्थापित कर देते हैं, मतलब कि अपने ही लोगों में से कुछ ऐसे टैलेंटेड लोगों को अपने अंदर क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो उस समय क्या होता था, मान लीजिए राजा हो गया, ठीक है, और इसका पूरा ही साम्राज्य है, तो क्या ये राजा इस केंद्र पर से सभी जगह अपना निगरानी तो नहीं ना कर सकता, सभी जगह तो नहीं जा सकता। इसलिए क्या करता है कि यहाँ पर मान लीजिए इस जगह पर किसी और को नियुक्त कर देता है, इस जगह पर किसी और को नियुक्त कर देता है, इधर किसी और को नियुक्त कर देगा, इधर किसी और को नियुक्त कर देगा, इधर किसी और, मतलब उसके सारे साम्राज्य को कोई ना कोई उसके अंतर्गत क्या करेंगे, चलाएंगे। और शासन का सबसे मेन भागीदार कौन करेगा, ये करेगा। वही हाल कि भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने भारत वालों को ही गुलाम बनाया, भारत के लोग ही जमींदार शासन करते थे, भारत के कुछ राजा कुछ जमींदार ही शासन करते थे। लेकिन उसके शासन का जो होता है ना, क्या कहते हैं कि जो निर्णय लेने की बात होती थी या कुछ भी बात होता था तो अंग्रेज करा करते थे, सब कुछ अंग्रेज के अंतर्गत चलता था, मतलब वो कठपुतली जैसे थे। वही सोचा जाए तो ये जो कुषाण थे ना, कुषाण कुषाणों के अंतर्गत ये एक सामंत हुआ करते थे, यानी कुषाणों के यहाँ क्या थे, एक प्रकार के सामंत थे, सामंत सामंत। उसी सामंत में एक सामंत था जिसका नाम क्या था, कुषाणों के यहाँ बहुत सारे सामंत थे और उन्हीं सामंतों में एक सामंत था जिसका नाम था क्या, गुप्त। गुप्त सामंत, मतलब कहने का मतलब गुप्तों का सामंत था, और गुप्तों में सामंत का मतलब उनके उनका उस समय लीडर मतलब वहां का जो सामंत था, मतलब वहां जो शासन कर रहा था, वहां का जो राजा था, वहां का जो जमींदार था, मतलब वहां का जो प्रमुख था, वो था आपका श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त। वहां पर कौन था, श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त वहां पर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, एक छोटे से कस्बे में क्या कर रहा था, एक जगह पर, मतलब कुछ कुछ एरिया को लेकर के वहां पर शासन करता था। लेकिन बड़ी बड़ी जो होती है ना, जो शब्द बोलना या निर्णय लेना, वो खुद नहीं ले सकते थे, बल्कि अपने कुषाणों के जो राजा थे उनसे ही ये निर्णय लेते थे। इस तरह से क्या, मतलब ये उसके कठपुतली जैसे थे, मतलब उसके नीचे काम करते थे लोग। पर ये बहुत दिन से देख रहा था, गुस्सा जो श्रीगुप्त था, ये बहुत दिनों से इसके मन में भावना थी कि मैं भी एक दिन क्या बनूं, सभी सोचते हैं कि मैं भी एक दिन राजा बनूं, वो भी एक राजा बने, मैं कितना दिन तक गुलामी करूंगा, मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी एक साम्राज्य हो, मेरा भी एक नाम हो, मेरा भी शोहरत हो, जिस तरह से कुषाणों का नाम चलता है, शक का चलता है, जिस तरह मौर्य काल का चला और भी राजाओं का काल चला, वैसे मेरा भी काल क्या करे, बहुत जोरों शोरों से चले।
मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी साम्राज्य क्या हो, बहुत अच्छे ढंग से चले। तो उस वो सोच रहा था कि कब मुझे इसका मौका मिले, लेकिन वो यहाँ से रह करके वो लड़ाई नहीं कर सकता था उतने बड़े कुषाणों से। ये एक छोटी से मतलब एक छोटा सा हिस्सा बड़े हिस्सा को नहीं ना तबाह कर सकता है, क्योंकि उसकी शासन शक्ति प्रणाली सब ज्यादा थी कुषाणों की, और गुप्तों की बहुत कम थी। इनकी लीडिंग बहुत कम थी, मतलब इनके टीम में बहुत कम सदस्य थे, ठीक है। तो ये तो सामंत थे ना, उसके गुलाम थे ना, कहा जाए तो एक तरह से। तो यहाँ पर क्या हुआ, श्रीगुप्त सोच रहा था। तो एक बार क्या होता है कि शक, जो ये कुषाण है और ये शक, इन दोनों के बीच में ऐसा कहा जाता है उल्लेख में कि इन दोनों के बीच क्या हुआ था, एक युद्ध होता है। ऐसा कोई युद्ध हुआ था, और युद्ध मतलब नहीं तो जंग छिड़ जाता है, और इस जंग के छिड़ने से क्या होता है, थोड़ा बहुत मतभेद रहता है। और मतभेद में क्या होता है कि जो कुषाण वंश था ना, कुषाणों का जो शासन था वो कमजोर होने लगता है धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, हल्का फुल्का कमजोर होता है। तो देखिए, जब कोई बागडोर कमजोर होती है, जब किसी भी शासन की प्रणाली जब कमजोर होती है ना, तो उसमें से जो लोग उससे जुड़े होते हैं, उसके नीचे जो काम, वो सोचते हैं मैं अब अपना खुद का साम्राज्य बनाऊंगा। उसी तरह उसी वक्त का ही खोज रहा था श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने क्या किया, जब देखा कि कुषाण कमजोर पड़ रहे हैं, तुरंत ही उसने अपने क्या कर दिया, अपने साम्राज्य की नींव डाल दी। उसने अपने साम्राज्य की क्या कर दिया, नींव खड़ा कर दिया, अपने साम्राज्य का नींव खड़ा कर दिया। और वहां पर से उसने क्या कर दिया, गुप्त एम्पायर की स्थापना कर दी, यानी गुप्त साम्राज्य की क्या कर दी, स्थापना कर दी। वहां से गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो इसमें बहुत सारे जीके के प्रश्नों में आते हैं कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक किनको माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक हमें श्रीगुप्त को मानते हैं, क्योंकि ये पहला शासक था जो सामंतों के यहाँ रहा करता था, सामंत बन के रहा करता था कुषाणों के यहाँ। और इसने एक मौके पाकर के क्या की, अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी। और स्थापना करके जो लोग उससे दूर थे उन सभी को अपने अंदर मोटिवेट करने लगा, लोगों को बुलाने लगा, इसकी जनसंख्या बढ़ने लगी, इसका प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, क्योंकि वैभवशाली तरीके से इसने क्या की, शासन प्रणाली को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन वो ज्यादा तक दूर तक नहीं बढ़ा पाया था, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो ज्यादा दूर तक लेकर नहीं गया। और याद रखिएगा, इसे संस्थापक माना जाता है, और इसका जो कार्यकाल था 240 से गद्दी पर बैठा था, और 280 एडी तक रहा ये। याद रखिएगा कि जो गुप्त साम्राज्य का जो राजा था ये श्रीगुप्त, ये 240 से लेकर के 280 तक ले बैठा है, इससे ज्यादा ये बिल्कुल भी नहीं बैठा था, ठीक है। कहने का मतलब हमें उल्लेखों में मिलता है। तो याद रखिएगा, जो ये गुप्त साम्राज्य था ना, जिस श्रीगुप्त था, वो बोला जाता है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो श्रीगुप्त ने की। अब देखिए, और इसने क्या की, अपना एक टाइटल लिया। टाइटल समझते हैं ना, उपाधि। उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, महाराजा की। कौन सी उपाधि, महाराजा नाम की उपाधि धारण कर ली थी इसने, महाराजा की उपाधि धारण कर ली, ठीक है। तो कहा जाएगा कि महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी, तो कहा जाएगा श्रीगुप्त को, ठीक है। अब श्रीगुप्त के बाद देखिए अगला कौन शासक बनता है। श्रीगुप्त के आने के पश्चात अगला जो शासक होता है, ये भी मानिएगा, इसको महान शासक नहीं कह सकते। महत्वपूर्ण शासक अगर बोला जाए कि गुप्त साम्राज्य वो कौन कौन से फेमस और बेहतरीन शासक थे, उनमें वो आपका गुप्त साम्राज्य श्रीगुप्त को नहीं माना जाएगा। हम माना, हालांकि हम मानेंगे कि इसने क्या किया था, स्थापना किया था, लेकिन ये इसको हम वो नहीं मानेंगे कि महान शासक था जिसने साम्राज्य को, ऐसा नहीं कि इसने नींव रखी तो पूरे साम्राज्य का नाम रोशन कर दिया। इसके समय काल में साम्राज्य उतना भी विकसित नहीं हो पाया था। और इसके तत्पश्चात इसका उत्तराधिकारी जो बना, इसके बाद जो शासन प्रणाली पाया, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी भी कुछ कुछ लोग कहते हैं या कुछ कुछ कहते हैं कि इसका बेटा था। मतलब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब कि इस श्रीगुप्त यानी गुप्त साम्राज्य पर इसके मरने के पश्चात अगला उस गद्दी पर कौन बैठेगा, उसी को उत्तराधिकारी कहा जाएगा। यानी ऐसा कहा जाता है कि ये उसका बेटा ही था, हालांकि उसका बेटा था उत्तराधिकारी बना था। उस बेटे का नाम क्या था, घटोत्कच नाम था, घटोत्कच। उसके बेटे का नाम क्या था, घटोत्कच। और घटोत्कच का कार्यकाल कहां से रहा, तो 280 से लेकर के 319 एडी तक रहा। यानी घटोत्कच का कार्यकाल कहां रहा, 280 से लेकर के 319 एडी तक क्या किया, इसने शासन किया। और इसने भी किसकी उपाधि धारण की थी, इसने भी अपने पिताश्री यानी महाराजा, यानी अपने जो इसके राजा थे पहले, उसी राजा की उपाधि धारण की थी, यानी अपने पिताश्री की ही उपाधि धारण करी थी। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि घटोत्कच ने भी अपने गुप्त साम्राज्य के लिए कुछ बड़ा काम नहीं किया था। ऐसा कुछ काम नहीं किया था कि गुप्त साम्राज्य पूरे वर्ल्ड में इसका नाम गूंज जाए, भारत के हर एक कोनों में इसका साम्राज्य गूंज जाए। मतलब उतना वैभवशाली, उतना शक्तिशाली ये घटोत्कच और श्रीगुप्त ने नहीं किया था साम्राज्य को। लेकिन जब घटोत्कच का बेटा आया, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कि अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद घटोत्कच का बेटा आता है। घटोत्कच का बेटा, घटोत्कच का जो बेटा आता है, बेटा, सन,
जो बेटा था उसका नाम होता है चंद्रगुप्त प्रथम। उसका नाम क्या होता है? चंद्रगुप्त प्रथम। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम लिखने का दायित्व, ऐसा कहा जाता है, कोई काल्पनिक बातें हैं, रियल नहीं है। मुझे ये लगता है कि घटोत्कच को प्रेरणा मिली होगी मौर्य साम्राज्य के एम्पायर चंद्रगुप्त से, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बहुत बड़े एक संस्थापक, बहुत बड़े एक राजा बने थे, बहुत चक्रवर्ती राजा बने थे, बहुत फेमस राजा बने थे। शायद हालांकि उनको इससे लगा होगा कि ये जो राजा बने हैं बहुत फेमस, उसी पर अपने बेटे का नाम रखूं, तो शायद मुझे लगता है कि वो चंद्रगुप्त जो फर्स्ट लिखे हैं उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम लिखा होगा। अब देखिए इनका चंद्रगुप्त का काल क्या होता है कि 319 से लेकर के 334 एडी तक ये क्या किए हैं, ये शासन किए हैं। अब देखिए चंद्र प्रथम जब बने शासक, तो जैसे इन्होंने शासक की गद्दी पर बैठे, मतलब ये शासक की गद्दी पर बैठे, गद्दी पर जैसे इन्होंने बैठते इन्होंने गुप्त संवत चलवाया। गुप्त संवत, गुप्त संवत मतलब एक कैलेंडर जारी कर दिया इसने, गुप्तों के लिए कैलेंडर जारी कर दिया। ठीक है, कैलेंडर मतलब उनके समय में चलता था, गुप्त कैलेंडर जारी कर दिया। ठीक है, और तत्पश्चात इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इन्होंने भी, ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने भी उपाधि धारण की थी। इन्होंने भी क्या किया था, उपाधि धारण किया था। उपाधि मतलब टाइटल लिया था इसने। देखिए इसके पापा, मतलब इसके पीछे जो दो राजा थे, मतलब कहा जाता दादा और पापा दोनों महाराजा की उपाधि धारण किए थे, तो ये कुछ अलग करना चाहता था और इसने क्या कर दिया, तो उपाधि धारण कर दी महाराजा धीराज। इसने कौन सी उपाधि धारण कर दी, महाराजा धीराज। तो ऐसा पूछा जाता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किस राजा ने किया है अपना, किसने उपाधि धारण की है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। वो यही एक ऐसा राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और यहीं से याद रखिएगा, यही ये शासक जो था, यही जो शासक था, इसने ही गुप्त साम्राज्य को विस्तृत किया। विस्तृत करने का मतलब हुआ कि इसी नहीं, यही एक राजा था जिसने पूरे साम्राज्य को क्या कर दिया, दिखा दिया कि हाँ एक गुप्त नाम का साम्राज्य है, कहीं पर था छोटा सा आज बड़ा हुआ। मतलब इसने क्या कर दिया, गुप्त साम्राज्य का विस्तृत बहुत बड़ा फैला दिया। इसने गुप्त साम्राज्य को इतना ज्यादा फैला दिया, इसने इतना ज्यादा बड़ा कर दिया गुप्त साम्राज्य को कि सोच नहीं सकते। इसने गुप्त साम्राज्य को बहुत बड़ा कर दिया। अब देखिए इसने क्या किया है, गुप्त साम्राज्य को तो यहाँ तक किया। अब इसने देखिए, अब ये क्या किया, अब किसी, यानी अब ये क्या किया कि लिच्छवी यानी वैशाली की राजकुमारी थी, राजकुमारी वैशाली की कौन, राजकुमारी। उसका नाम क्या था, कुमार देवी। उस स्त्री का क्या नाम था, कुमार देवी। और कुमार देवी से ही इसने क्या किया था, इसने विवाह किया। और विवाह जैसे किया, मतलब इस कुमार देवी से जब इसने शादी किया, लिच्छवी के जो राजकुमारी थे वैशाली की, उस कुमार देवी से जब इसने शादी किया, विवाह किया, तत्पश्चात उसके पास इसने क्या किया, जैसे इसने शादी किया उसके पश्चात ही, कुछ समय के पश्चात इसने सिक्के जारी किए, सिक्के जारी किए। और सिक्के पर क्या लिखवाया था, क्या था, चित्र था। सिक्के पर क्या था, चित्र था। और चित्र किसका था, राजा और रानी, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी पत्नी कुमार देवी दोनों का चित्र था उस पर, यानी राजा रानी का चित्र वाला सिक्का उन्होंने जारी किया। से राजा बहुत ज्यादा फेमस हुए, बहुत ज्यादा कुछ किया, अपने साम्राज्य को बहुत विस्तृत किए, बहुत आगे तक लेके गए, बहुत कुछ किया आगे तक। ठीक है, तो आगे की क्लास हम अगले दिन पढ़ेंगे, फिर इसमें कुछ और भी ज्यादा जानेंगे। जय हिंद।